ठीक है। इक्विलिब्रियम फॉर एग्जांपल, जब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गया मार्केट में, तो अभी भी कईयों के पास दूसरे बैलेंस होते हैं, फिजिकल बैलेंस। ठीक है। फिजिकल बैलेंस में फॉर एग्जांपल आप अगर एप्पल लेने जाओ तो एक तरफ वेट रखते हो और एक तरफ एप्पल्स रखते हो। ठीक है। जब तक एप्पल और वेट इक्वल नहीं हो जाते आप कहते हो कि बैलेंस नहीं हुआ। वही स्टेट इक्विलिब्रियम की होती है कि जितनी, अगर जब तक हम उस चीज को बैलेंस नहीं बोलेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने 1 kg एप्पल लेनी है, वेट मैंने ½ kg का रख दिया, तो वो ऐसे ऐसे हिलता ही रहेगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन कब आएगी? जब एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, जितना इधर है उतना उधर है, मतलब इसके बाद कोई भी चेंज नहीं। अगर 1 kg यहाँ पे है 1 kg वहां पे, दैट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, देयर इज नो चेंज। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उस टाइम जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड चल रही होती है उतनी रिएक्शन ही बैकवर्ड चल रही होती है। तो देखने में हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं होता कि कुछ भी नहीं हो रहा बहुत कुछ हो रहा होता है, कि जितने आपके प्रोडक्ट बन रहे होते हैं उतने ही रिएक्टेंट्स बन रहे होते हैं। ठीक है। मींस इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है जहां पे देयर विल बी नो चेंज। When we say as a no change, it doesn't mean there is a no change. ठीक है। ये लेमन लैंग्वेज है कि नो चेंज, मगर एक्चुअली देयर इज चेंज गोइंग ऑन, मगर जितनी चेंज फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही होती है उतनी ही बैकवर्ड। तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन का क्या आते हैं? रेट ऑफ फॉरवर्ड, हाँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। जब ये चीज हो जाती है तब हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन हो गई। जितनी रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन का है। प्रैक्टिकली में होता है बेटे, प्रैक्टिकली में ही होता है ये। थ्योरी में तो हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो रहा। थ्योरी में हमें लगता है कि अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया तो आप कहते हो कि नो मोर शुगर कैन बी डिजॉल्व, पर प्रैक्टिकली डिजॉल्व भी हो रही है और प्रेसिपिटेट आउट भी हो रही है। दैट इज अ प्रैक्टिकल। ठीक है। ओके। तो हम इक्विलिब्रियम की जब बात करते हैं तो पहले फिजिकल की करते हैं, फिर केमिकल की करते हैं, फिर आयनिक की करते हैं। फिजिकल में जब हम फिजिकल स्टेट्स की बात करते हैं तो फिजिकल में सबसे पहले आप बात करते हो सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम की। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। In the physical equilibrium, the first equilibrium is between solid and liquid. For example, आइस और वाटर का। ठीक है। आइस और वाटर का, जब हम बचपन में यू यूज टू स्टडी अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन आइस, तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तब भी 0 डिग्री करते हैं, जब हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तब भी 0 डिग्री करते हैं। ठीक है। दोनों ही एक ही बोलते हो आप, क्योंकि जब उस टाइम जब आइस मेल्ट हो रही होती है उतनी ही आइस फ्रीज कर रही होती है, तभी हम मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री पे ही बोलते हैं, 0 डिग्री से ज्यादा या कम नहीं बोलते। ठीक है। क्योंकि उस कंडीशन पे जितनी आपकी आइस मेल्ट कर रही है, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन आइस? कैसे डिफाइन करते हो आप? डिफाइन व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, उतनी ही उस टाइम वही। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन आइस? व्हेन द वाटर स्टार्ट फ्रीजिंग। और ये दोनों चीजें कब होती हैं? 0 डिग्री पे। ठीक है। देखने में हमें लगता है कि आइस जैसे है वैसे ही है। देखने में अगर मैं यहाँ पे आइस क्यूब 0 डिग्री पे रख दूंगी तो मुझे ऐसे ही लगेगा कि आइस मेल्ट नहीं हो रही। एक्चुअली उस टाइम जितनी आइस मेल्ट हो रही है उतनी ही आइस फ्रीज कर रही है। मगर अगर ये आइस क्लोज कंटेनर में होगी तभी ये कुछ होगा। अगर मैं आइस ओपन कंटेनर में रख दूंगी तो वो इवेपोरेट ही कर जाएगी है। तो इक्विलिब्रियम तभी स्टैब्लिश होगा जब आप कोई रिएक्शन एक क्लोज कंटेनर में करोगे। अगर आप ओपन कंटेनर में कर लोगे, क्या इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा? नहीं होगा। अगर आइस मेल्ट होगी उसके बाद उसने इवेपोरेट करना है वाटर ने, तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा।
जब भी आप इक्विलिब्रियम स्टडी करते हो तो फर्स्ट पॉइंट कहते हैं कि हम किस में स्टडी करते हैं, क्लोज वेसल में, ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम कब एग्जिस्ट करता है, जब रेट ऑफ मेल्टिंग, यू कैन राइट रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। अब आ गया बेटे लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। हाँ जी, लिक्विड गैस कब होगा, कंडेंसेशन, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जब आप लिक्विड इवेपोरेट कर रहा हो उतना ही कंडेंसेट करेगा। समझ आ रही है? अच्छा, व्हाट इज वेपर प्रेशर, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज वेपर प्रेशर? अच्छा, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? अच्छा, और क्या ये बचपन की डेफिनेशन है, +1 की डेफिनेशन बोलो, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? अटेंडेंस लिखो बेटे फटाफट से। 3, 23, 40, 44, 46, 13 प्रमोद। 26 तो नहीं है, 46 है बस। 23, 40, 44, 46, 3, 13 प्रमोद। हाँ जी, अकेला वाटर, बॉइलिंग पॉइंट जो मर्जी हो सकता है बेटे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस जब उसका वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर। The exact definition of boiling point is that when the vapor pressure of a substance is equal to the vapor the atmospheric pressure। लिक्विड कब बॉयल करना शुरू करता है, जब उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। अब व्हाट इज वेपर प्रेशर? अब हमने बोल दिया कि हम कहते हैं जी बॉइलिंग पॉइंट वो है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब व्हाट इज वेपर प्रेशर? कब वेपर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस? नीचे के वाटर का सरफेस जब ऊपर वाली सरफेस पे जो प्रेशर लगाते हैं, सरफेस 45 वो इवेपोरेट करती है, उसे कह सकते हैं इंग्लिश में कहते हैं 23 इधर यहाँ से जाना पड़ेगा। +1। हाँ जी बोलो बेटे। देखो आपने क्लोज वेसल में वाटर लिया, ले लिया। अब जब वो क्लोज वेसल में बेटे वाटर विल इवेपोरेट, नहीं होगा? वाटर तो इवेपोरेट होगा जो क्लोज वेसल में है, ठीक है। वाटर इवेपोरेट करेगा, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको लगेगा कि नो मोर वेपर्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि मान लो ये वेसल है, दिस इज अ वेसल, और ये क्लोज्ड कंटेनर में रखी हुई है, ठीक है, और इसमें वाटर है, दिस इज ओपन वेसल। तो ये वेपराइज कर रहे हैं, यहाँ पे वेपर इकट्ठे हो गए, इसको मैंने क्लोज किया हुआ है, ऊपर से देयर इज अ बेल जार प्लेस्ड ओवर इट, ठीक है। तो इसकी इनिशियली वेपर्स बन रहे हैं, एट ए टाइम मुझे दिखेगा कि अब वेपर्स बनने बंद हो गए। ये मैं कैसे पता करूंगी? साथ में मैं मैनोमीटर लगा दूंगी, मरकरी कॉलम की हाइट पता चल जाएगी। पहले कॉलम की हाइट ऊपर जाएगी, फिर वो एक जगह पे स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि अब वेपर प्रेशर लगेगा ही नहीं, लगेगा ना। तो उस टाइम मुझे लगेगा कि अब कोई वेपर नहीं बन रहे, क्योंकि मरकरी कॉलम की हाइट स्टेबल होगी। ऐसे तो कैसे पता चलेगा देखने से कि वेपर बनने बंद हुए या नहीं हुए? समझ आई? तो जब मैंने क्या किया, बेलजा रखा, वेपर्स बनेंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वेपर्स बनने बंद हो जाएंगे। क्या कभी कुछ बंद होता है? अभी हम इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे हैं।
हम ये कह रहे हैं कि कुछ हमें देखने से देयर इज नो चेंज, बट देयर इज चेंज गोइंग ऑन। वो चेंज क्या है? जितनी रेट ऑफ फॉरवर्ड जा रही है उतनी बैकवर्ड जा रही है। मींस जितने वाटर वेपर इवेपोरेट हो रहे हैं उतने वाटर वेपर कंडेंस हो रहे हैं। बंद किया हुआ है, अगर ये बंद ना करते फिर तो हम वेपर प्रेशर अटेन कर ही नहीं पाते। तभी तो कहा है कि इक्विलिब्रियम क्लोज्ड वेसल में अटेन होगा। ठीक है, अब मैंने क्लोज वेसल में रखा हुआ, मरकरी कॉलम की हाइट एक स्टेबल हो गई है, मुझे लग रहा है देयर इज नो चेंज इन द सिस्टम, मींस सिस्टम हैज अटेन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। बट व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन? जितने वेपर्स बन रहे हैं उतने वेपर्स क्या कर रहे हैं उस टाइम कंडेंस बैक कर रहे हैं, एंड वो पॉइंट को कहा जाता है वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। When there is equilibrium between the vapors that are forming and that are condensing back, कंडेंस भी कर रहे हैं, उसी चीज को कहा जाता है तब जब वेपर प्रेशर अब हो गया। अब आप वेपर प्रेशर को अटेन ज्यादा कैसे करवाते हो? हीटिंग करने से करवाते हो ना, तभी हम कहते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट रीच कर गया, क्योंकि 100 डिग्री पे वेपर प्रेशर ऑफ जो आपका वाटर है इज इक्वल टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब आपके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिली एरियाज में हम हमेशा खाना कुकर में ही क्यों बनाते हैं, हम ओपन वेसल में क्यों नहीं बना सकते? क्यों क्लोज कंटेनर? फिर क्या हो जाएगा बेटे? वो जल्दी गलती नहीं है। अब ये बताओ क्यों नहीं जल्दी गलती? कम हो गया, फिर क्या? सी बेटे, हमने बॉइलिंग पॉइंट वो कहा जब आप किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। जब एटमॉस्फेयर प्रेशर कम है, ठीक है, मींस किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कम टेम्परेचर पे इक्वल हो जाएगा। मान लो कोई लिक्विड 100 डिग्री पे बॉईल कर रहा है, दैट इज वाटर। वाटर 100 डिग्री पे इसलिए बॉईल करता है क्योंकि 100 डिग्री पे उसका वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब आपने एटमॉस्फेयर प्रेशर कम कर दिया तो मींस उसका वेपर प्रेशर कम ही टेम्परेचर पे वो उतना अटेन हो जाएगा कि एटमॉस्फेयर प्रेशर की इक्वल हो जाएगा। मतलब वो 100 डिग्री पे बॉईल नहीं करेगा, 100 से कम डिग्री पे बॉईल करेगा। जो जो चीज कम डिग्री पे बॉईल करेगी वो सब्जी को गला ही नहीं सकती, कच्ची रह जाएगी ना सब्जी। तो हम क्या करते हैं, कुकर लगा देते हैं। लिड लगाने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। जब आप प्रेशर बढ़ा देते हो ऊपर से तो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर प्रेशर, वो क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर पे होगा। समझ रहे हो? तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, इसलिए आपकी जो अंदर वाली सब्जी है पक जाती है। अगर आप ओपन रख दोगे तो एटमॉस्फेयर प्रेशर कम है, if the vessel is open atmosphere pressure is less, तो वेपर प्रेशर जल्दी अटेन हो जाएगा, वो कम टेम्परेचर पे बॉईल करना शुरू कर देता है। हिली एरियाज में जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो कम हो जाता है। ठीक है अदिति एंड चिराग, गॉट द पॉइंट? अब जहां थे हम इक्विलिब्रियम पे, हमने कहा था कि लिक्विड और गैस में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होता है, मींस वो कब होता है, जब वो वेपर प्रेशर अटेन कर लेता है। दैट्स द थिंग। वेपर प्रेशर हमने क्या कहा, जब जितने वेपर्स कंडेंस कर रहे हैं उतनी इवेपोरेट कर रहे हैं, दैट इज अ वेपर प्रेशर। समझ आ गई? तो लिक्विड गैस हो गया जब आपका there is a equilibrium between the rate of melting, rate of evaporating is equal to rate of condensation. Got the point? Now next is equilibrium between a solid and a gas. Next equilibrium solid and a gas, बचपन से करते आ रहे हो सब्लिमेशन, है ना? किस किस की सब्लिमेशन कर रही थी? नेफ्थलीन, हाँ, अमोनियम क्लोराइड और
एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, कैम्फर, आयोडीन। तो अब किसमें करना हमने सॉलिड एंड गैस का इक्विलिब्रियम। तो जनरली द बुक टेक एग्जांपल ऑफ आयोडीन सॉलिड एंड आयोडीन गैस। ठीक है, इसमें क्या बोलोगे, जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड, मीन जितना इवेपोरेट कर रहा है या सब्लाइम कर रहा है उतना ही कंडेंसेट बैक कर रहा है, दैट इज अ रेट, दैट इज इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड गैस। ये किसकी बात करोगे आप, सब्लिमेशन प्रोसेस की। समझ आ गई। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड टू डायरेक्टली क्या बनता है गैस, गैस टू डायरेक्टली क्या बनता है सॉलिड। जितना मतलब सॉलिड टू गैस बन रहा है उतना गैस टू क्या बनेगा बेटे, सॉलिड बनेगा। दैट इज द इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड गैस। ये सुनने वाला है, इसमें से आपको कोई पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ सब्लिमेशन ही करेगा। क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ बैकवर्ड। कभी कभी इसको दूसरा टर्म भी दिया जाता है, बट सब्लिमेशन इज अ ब्रॉडर टर्म है। आई एम नॉट गेट, हाँ डी से ही होता है। नहीं, दिस इज नॉट अ डी सब्लिमेशन, डी वेपराइजेशन भी नहीं। डी सब्लिमेशन भी नहीं है, डी वेपराइजेशन भी नहीं है, I'll tell you, डी कंडेंसेशन भी नहीं। थर्ड पीरियड कुछ और भी ड्यूटी है। असेसमेंट। अच्छा नेक्स्ट बेटे आ जाओ, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड सॉल्यूशन। नाउ सॉलिड एंड सॉल्यूशन, नेक्स्ट चीज आ जाता है बेटे सॉलिड एंड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर डिसॉल्विंग अ शुगर इनटू वाटर, शुगर को मैंने डिसॉल्व करना शुरू किया वाटर में, अगर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी, उसे आप कहते हो सैचुरेटेड। यही कहते हो कि नो मोर शुगर कैन बी डिसॉल्व, दैट इज अ सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, मगर एक्चुअली होता है नहीं होता। तब उस टाइम क्या हो रहा है, जितनी शुगर डिसॉल्व कर रही है उतनी वो प्रेसिपिटेट आउट हो रही है, मतलब वो नीचे आ रही। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, जो नीचे बैठ जाए। तो जितने डिसॉल्व कर रही है उतनी वो क्या कर रही है, प्रेसिपिटेट आउट हो रही है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए जो शुगर है वो कार्बन 12 आइसोटोप है जो नेचुरल है। शुगर में कार्बन 12 है। मान लो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, मान लो इसमें इस वेसल में मैंने शुगर डिसॉल्व करना शुरू करी। अब मैंने कहा कि इसमें और शुगर डिसॉल्व नहीं हो रही, मुझे देखने से ये लग रहा है कि यहाँ पे शुगर डिसॉल्व नहीं हो रही, पर एक्चुअली मुझे किसी ने बताया कि इस टाइम जितनी डिसॉल्व हो रही है उतनी वो प्रेसिपिटेट आउट हो रही है। अब हमें देखने से तो पता चल नहीं रहा। हमने क्या किया, हमने बाहर से एक शुगर ऐड करी, एक स्पून और, जिसमें कार्बन 13 आइसोटोप था। कार्बन का आइसोटोप चेंज कर दिया। अब डिसॉल्व तो उसको भी नहीं होना चाहिए क्योंकि देयर इज नो चेंज। ठीक है, मान लो अभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, आपने शुगर ऐड करी, सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड हो गया। अब यू नो दैट नो मोर शुगर कैन बी डिसॉल्व। अब आपने बाहर से स्पून चाहे जिस मर्जी शुगर का डालो, वो तो डिसॉल्व होना ही नहीं चाहिए। इसको प्रूव करने के लिए कार्बन 12 था आइसोटोप, उसकी जगह पे हमने एक स्पून कार्बन 13 ले लिया, लेबल कर दिया। अब थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि जितना कार्बन 13 हमने ऐड किया वो सॉल्यूशन के अंदर चला गया और उतने ही कार्बन 12 सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट आउट हो गया। समझ आ रही है? अगर वो सॉल्यूशन के अंदर, इसको तो डिसॉल्व करना ही नहीं चाहिए था क्योंकि सॉल्यूशन क्या है आपका बेटे, सैचुरेटेड। फिर से सॉल्यूशन के अंदर क्यों आया? क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। जितना डिसॉल्व हो रहा है, डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन।
कि जितना वो उस टाइम डिसॉल्व हो रहा है उतना वो बाहर आ रहा है। जितनी शुगर सॉल्यूशन के अंदर जा रही है उतनी ही शुगर सॉल्यूशन से बाहर आ रही है। अगर ऐसा होता कि ऐसा ना हो रहा था, अगर मैंने बाहर से 1 स्पून शुगर का डाला है आफ्टर द सॉल्यूशन हैज बिकम सैचुरेटेड, अगर मैंने 1 स्पून सॉल्यूशन का शुगर का डाला है जो कि आइसोटॉप है, जो कार्बन 13 ले लिया, तो उसको डिसॉल्व नहीं करना चाहिए था क्योंकि अब तो सैचुरेटेड है। ये डिसॉल्व क्यों हुआ? क्योंकि एक्चुअली रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। जितना डिसॉल्व कर रही है उतना क्या कर रही है, वो प्रेसिपिटेट आउट हो रही है। Got the point? So that is the equilibrium between sugar, that is sugar, and solution, that is solid and solution. So what is happening in this equilibrium? Rate of dissolution is equal to rate of precipitation. Got the point? This is merely to read. घर पे जाके जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल है उसको रीड करोगे, आपको सारा समझ आ जाएगा। जस्ट रीड करना है, क्वेश्चंस नहीं आते, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। वेपर प्रेशर क्या होता है, ये क्या होता है। क्वेश्चन हम आगे कोई बहुत न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पढ़े हैं, कोई डेरिवेशन पढ़ी है इस चैप्टर में पूछने के लिए। ये सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। एक्चुअली इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जहां पे रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, दैट्स इट। तो हमने फिजिकल में एग्जांपल सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, सॉलिड सॉल्यूशन जो भी ले लो। हाँ जी, सुपर सैचुरेटिंग तो आप हीट कर देते हो। आप जब हीट करते हो तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो अदर कंपाउंड। हाँ वो तो आता ही है जब आपकी जो गैप्स फिल हो जाएंगे, पर उसको ठंडा करोगे तब फिर से वही हो जाएगा। तो उधर एग्जिस्ट नहीं करेगी, कैसे करवाओगे आप? हाँ तो जब ठंडा करोगे फिर से वो सैचुरेटेड बन जाएगा। तो हीटिंग में डाल लोगे तब भी हो जाएगा। गरम गरम बीकर में डाल देना इससे। तो सुपर सैचुरेटेड तो तभी बनेगा ना व्हेन सैचुरेटेड को आप हीट करते हो, तब मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा अब इस इक्विलिब्रियम की क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। रीड करना फिर से सुनो बस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, चाहे वो फिजिकल इक्विलिब्रियम है चाहे वो केमिकल इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इट इज अ डायनेमिक इन नेचर। जब हम डायनेमिक वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब है जितना फॉरवर्ड है, जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं उस टाइम उतने ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे होते हैं, वो वर्ड होता है डायनेमिक। ठीक है, मींस जितना वो फॉरवर्ड चल रही होती है, रुक नहीं रही है। डायनेमिक मींस स्टॉपेज नहीं है, जो हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम पे नो मोर चेंज इज देयर। एक्चुअली द चेंज इज देयर इज रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी मूवमेंट हो रही है, पर जितनी फॉरवर्ड हो रही है उतनी ही बैकवर्ड हो रही है उस टाइम। समझ आ रही है? तो दैट इज वाई हम ये कहते हैं बेटे इक्विलिब्रियम डायनेमिक इन नेचर है, रुकता नहीं है, डायनेमिक है। जितनी आगे जा रहा है उतना पीछे जा रहा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, जो हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वो कांस्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर में, जैसे इसने बोला कि सुपर सैचुरेटेड, अगर आप टेम्परेचर में चेंज लाओगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, आप ली चटरली करोगे बाद में, इक्विलिब्रियम ने हो जाना है। अगर आप मेजरेबल प्रॉपर्टीज में अगर चेंज लेके आओगे तो इक्विलिब्रियम विल गेट डिस्टर्ब। आप आराम से पढ़ रहे हो, आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, आई एम गिविंग यू नॉलेज, यू आर एक्सेप्टिंग इट, दिस इज इक्विलिब्रियम गोइंग ऑन, बाहर से कोई आ गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होना ही होना है। समझ आ रही है? इक्विलिब्रियम तो अभी ठीक है, तो जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं इक्विलिब्रियम में वो क्या होती हैं? कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होती। अगर चेंज करोगे तो हम ली चैटरली प्रिंसिपल करेंगे कि अगर चेंज करोगे तो सिस्टम उस तरफ जाएगा जहां पे उस चेंज को अनडू कर सके। ठीक है,
करना पड़ता है बेटे, क्योंकि कई रिएक्शन में अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। हमें तो प्रोडक्ट चाहिए ना, जैसे हेबर्स प्रोसेस एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, तो अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऐड करके अमोनिया बन रही है तो हमें इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करना पड़ेगा कि हमें अमोनिया चाहिए, अदरवाइज वो बीच में ही रह जाएगा रिएक्शन करना है हमें। मैम तो जैसे हमने वो HI वाली रिएक्शन की थी, ऑक्सीडाइजिंग रिवर्सिबल रिएक्शन, हाँ वो इक्विलिब्रियम वाली होगी। वो तो अकेला है बेटे, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन की वजह से रिवर्स हो जाता है, वो तो रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी है, वो रिवर्स इसलिए हो जाता है, दोबारा से ऐड हो जाता है, दैट इज रिवर्सिबल। मैम इसमें और सब फर्क इक्विलिब्रियम में दोनों इक्वल चलते हैं, जितनी ये नहीं कि उसमें जब बैकवर्ड चली जाएगी फिर फॉरवर्ड नहीं आएगी, आपको प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, दोबारा नहीं आएगा। ठीक है। देन बेटे इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज्ड वेसल में ही अटेन किया जा सकता है, ठीक। इक्विलिब्रियम एक डायनेमिक है, हमेशा क्लोज वेसल में अटेन किया जाता है। इसमें जितनी रेट ऑफ फॉरवर्ड जारी होती है, मतलब जितने आपके रिएक्टेंट बन रहे होते हैं उतने ही आपके प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, सारी की सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट होती है, अगर नहीं होगी तो इट विल गेट डिस्टर्ब। ओके, तो इसके अलावा और चलो स्टार्ट करते हैं फिर केमिकल इक्विलिब्रियम। प्रेशर, टेम्परेचर, जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, ये सारी मेजरेबल प्रॉपर्टी। तो जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज में सारा कुछ आ जाएगा बेटे, कॉन्सेंट्रेशन, क्वाइट, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी इसको मेजर कर सकते हो आप, कॉन्सेंट्रेशन को आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। आपको आगे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ेंगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको बताएगा कि आपकी रिएक्शन कितने एक्सटेंड तक हो चुकी है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल टेल यू हाउ मच योर रिएक्शन हैज बीन प्रोसीड। सो दिस इज अ फिजिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने कोई नई चीज नहीं बनाई, हमने वाटर से वाटर कन्वर्ट किया, ठीक है। फिर हमने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया, कोई नया कंपाउंड नहीं बना। केमिकल इक्विलिब्रियम बात करेंगे जब हम बोलेंगे क्योंकि कोई न्यू कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द केमिकल इक्विलिब्रियम, हेबर्स प्रोसेस। कितना टाइम हो गया? 2 मिनट रह गया आपको। केमिकल इक्विलिब्रियम एक केमिकल रिएक्शन में होगा जब देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, लाइक नो इट इज नॉट अ बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस करो इसको, अरे ठीक है। अब ये तो मैंने एक हेबर्स प्रोसेस की एग्जांपल ली, कोई भी रिएक्शन मान लो A प्लस बी गिव्स यू C प्लस डी, ठीक है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन का स्टडी करें, एक जनरल रिएक्शन का स्टडी करें, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये होती है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, पहले सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसकी होगी, रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट क्या है, A प्लस बी, मीन्स इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। अब A प्लस बी यहाँ पे, अब इनकी बहुत ज्यादा, अब रिएक्शन शुरू होगी यहाँ से, अब इनकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, डिक्रीज होती गई, और एक ऐसा टाइम आया जब ये कांस्टेंट होगी। अब जितना मर्जी आप टाइम बढ़ाते गए, मोलर कॉन्सेंट्रेशन इतनी ही रह गई। समझ आ रही है, इनिशियली रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, A प्लस बी की इतनी, गॉट इट। अब रिएक्शन स्टार्ट होगी आपकी, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, टाइम इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे,
कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती जा रही है, फिर एक ऐसा यहाँ इस टाइम पे पहुंच गए जितना मर्जी आप टाइम बढ़ाते गए कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट। अब यही वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। अब प्रोडक्ट तो यहाँ पे 0 है, प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन 0 है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम इंक्रीज हुआ तो प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। यहाँ पे अब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट। ये बढ़ गई, रिएक्टेंट की क्या होगी, कम होगी, पर हो क्या गई, कांस्टेंट हो गई। इस स्टेट को क्या बोलोगे आप, इक्विलिब्रियम। आप टाइम बढ़ाते जा रहे हो, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है ही नहीं, 0 है। टाइम बढ़ा, विद द लैप्स ऑफ टाइम द कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज, ठीक है, ओके। विद द लैप्स ऑफ टाइम द कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज, गॉट इट। ये 0 थी, ये इंक्रीज हुआ। अब एक ऐसा पॉइंट आया जितना मर्जी टाइम बढ़ाते गए कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इन द सेम वे प्रोडक्ट की डिक्रीज होगी, ये स्टेबल हो जाएगी। और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम, ठीक है।